जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जिसकी पहचान पूरी दुनिया में उसके विशाल स्टील प्लांट्स और अनगिनत कोयले की खदानों से होती है। हाँ, और वहाँ के भारी औद्योगिकरण से भी। बिल्कुल। लेकिन जब हम उस राज्य के असली आंकड़ों को खंगालते हैं ना, तो पता चलता है कि वहाँ की लगभग 98% आबादी आज भी गांव में बसती है। एक तरफ धुआं उगलते चिमनियां हैं, तो दूसरी तरफ एक अंतिम ग्रामीण विस्तार। ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। है ना। तो झारखंड स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल के सभी छात्रों और अध्ययनकर्ताओं का आज के इस बेहद खास और विस्तारित विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे सामने द झारखंड डॉसियर के स्मार्ट नोट्स और मानचित्र विश्लेषण का एक लंबा चौड़ा स्टैक है, जिसे हमें खास तौर पर जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए आज डिकोड करना है। सही कहा। और देखिए, हमारा मिशन यहाँ केवल इन आंकड़ों को रट्टा मारने का नहीं है, बल्कि इनके पीछे की उस छिपी हुई कहानी और पैटर्न को समझना है, ताकि परीक्षा हॉल में कोई भी ट्रैप या ट्रिक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स को फंसा ना सके। एग्जैक्टली क्योंकि ये आंकड़े केवल रटने के लिए कागज पर छपे हुए तथ्य नहीं है। जब हम इन नंबर्स की गहराई में जाते हैं ना, तो ये दरअसल झारखंड राज्य के गठन, उसके लंबे संघर्ष और उसके डीएनए की कहानी सुनाते हैं। वही डीएनए हमें समझना है आज। हाँ, अक्सर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र तथ्यों के जंगल में खो जाते हैं, लेकिन अगर हम इन तथ्यों को एक बिगर पिक्चर के साथ जोड़कर देखें, तो हर एक आंकड़ा अपनी जगह पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो चलिए इस बिगर पिक्चर को ही सबसे पहले समझते हैं। 15 नवंबर 2000, ये तारीख भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड के उदय का दिन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन को क्यों चुना गया? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती थी, है ना। बिल्कुल सही, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। उसके बाद राज्य की राजधानी रांची बनी, जो पहले संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसके साथ ही दुमका को उपराजधानी बनाया गया और 3 और शहरों को प्रस्तावित किया गया था ना। हाँ, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को प्रस्तावित किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। राइट। अब अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार को देखें, तो उत्तर से दक्षिण तक ये 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर में फैला है। यानी टोटल 79,714 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसे भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल वही है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वो ग्रामीण आबादी वाला। हाँ, ग्रामीण जनसंख्या 97.75% और शहरी जनसंख्या मात्र 2.25%। मतलब इतने बड़े महानगरों और उद्योगों के बावजूद इस राज्य की आत्मा इतनी अधिक ग्रामीण कैसे रह गई? देखिए, इस सवाल का जवाब तो राज्य के नाम में ही छिपा है। झारखंड यानी जंगल और झाड़ का प्रदेश। अच्छा। इसका भूगोल, यहाँ की घने वन और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति का सीधा जुड़ाव प्रकृति से है। सदियों से यहाँ का पूरा जीवन चक्र वनों की उपज और कृषि पर निर्भर रहा है। तो यानी जो हम बड़े शहर देखते हैं, वही तो, जब हम बोकारो या जमशेदपुर जैसे शहरों को देखते हैं, तो वे असल में उस बड़े ग्रामीण महासागर में छोटे छोटे औद्योगिक द्वीपों की तरह हैं। क्या बात है। गांव के एक विशाल महासागर में शहरों के कुछ छोटे द्वीप, ये एनालॉजी परफेक्ट है। इसलिए 78% के करीब ग्रामीण आबादी का होना कोई पिछड़ापन नहीं है, ये इस भूमि का स्वाभाविक चरित्र है। औद्योगिकरण बाहर से आया है, लेकिन राज्य की जड़ें आज भी गांव और जंगलों में ही हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। इसका मतलब है कि भूगोल ही यहाँ की नियति तय कर रहा है। और अगर भूगोल की बात करें तो इस राज्य का नक्शा किसी जटिल पहेली से कम नहीं है। इसकी सीमाएं कुल 5 राज्यों को छूती हैं। हाँ, ये मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। चलिए इसको आसान करते हैं। उत्तर में बिहार से 10 जिले लगते हैं, पूर्व में वेस्ट बंगाल से भी 10 जिले लगते हैं, दक्षिण में ओडिशा से 4, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से 4 और उत्तर प्रदेश से मात्र 1 जिला लगता है। और यहाँ सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है और सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी ज्योग्राफिकल पॉइंट है, कर्क रेखा। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये तो राज्य के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ना। बिल्कुल। लातेहार के नेतरहाट, लोहरदागा, गुमला, रांची और रामगढ़ होते हुए ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। और यहीं पर परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल बनते हैं, जिसे मैं जीरो टू मेनी बाउंड्री मैट्रिक्स कहता हूं।
ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा जिला कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो इस मैट्रिक्स में सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? अरे अगर टियर 1 की बात करें तो वहां गढ़वा अकेला बैठा है। गढ़वा को तो झारखंड का वीआईपी नेटवर्किंग जिला कहना चाहिए। वीआईपी नेटवर्किंग जिला, ये अच्छा टर्म है। मतलब यह पूरे राज्य का इकलौता जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। और ध्यान दीजिए, यूपी को छूने वाला भी ये एकमात्र जिला है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। फिर उसके बाद टियर 2 आता है, जिसमें 5 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें साहिबगंज, दुमका, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और सिमदेगा आते हैं। और टियर 3 में 16 जिले हैं जो सिर्फ एक राज्य को छूते हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो टियर 4 ने खींचा है, जिसमें लोहरदेगा और खुंटी शामिल है। ये दोनों जिले लैंडलॉक्ड हैं, यानी इनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगती। तो मेरा सवाल ये है, क्या इस तरह पूरी तरह से राज्य के भीतर घिरे रहना व्यापारिक या रणनीतिक रूप से लोहरदेगा और खुंटी के लिए कोई बड़ा नुकसान है? देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल लगता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि लैंडलॉक्ड होने का मतलब दुनिया से कट जाना या विकास में पिछड़ जाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? ज्योग्राफी तो लिमिट कर रही है ना उन्हें। नहीं, अगर हम परिप्रेक्ष्य को बदलें तो समझेंगे। उदाहरण के लिए लोहरदगा को ही लीजिए। आपने ही बताया कि कर्क रेखा वहां से गुजरती है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका सीधा असर वहां की जलवायु पर पड़ता है, जो वहां के कृषि पैटर्न और बॉक्साइट जैसे खनिजों के निर्माण को एक विशिष्टता प्रदान करता है। और अगर खूंटी की बात करें तो वो राज्य का सांस्कृतिक और जनजातीय हृदय स्थल है। अच्छा, तो मतलब हर जिले की अपनी कोर स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली। और अगर रणनीतिक पहुंच की बात है तो वो काम एक्सट्रीम बाउंड्रीज वाले जिले कर रहे हैं। सबसे उत्तर में साहिबगंज गंगा नदी से जुड़कर जलमार्ग का ऑप्शन देता है, और सबसे दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम खनिजों का सबसे बड़ा केंद्र है। तो बेसिकली इस पूरे स्टेट का स्ट्रक्चर ऐसे बना है कि हर जिले की अपनी एक अलग भूमिका है, एक अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल। ये तो हुई भूगोल की बात, लेकिन इन 24 जिलों को चलाया कैसे जाता है? चलिए प्रशासन के पिरामिड को डिकोड करते हैं एक बार। हाँ, और ये पिरामिड लगातार इवॉल्व हो रहा है, इस पर भी बात करनी होगी। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएं तो सबसे ऊपर 5 प्रमंडल यानी डिविजन्स आते हैं, फिर 24 जिले आते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। राज्य निर्माण के समय यानी साल 2000 में तो केवल 18 ही जिले थे। हाँ, 6 जिले बाद में बने हैं। जिलों के नीचे 45 अनुमंडल यानी सब डिविजन्स हैं, जो शुरुआत में 33 थे। उसके नीचे 264 प्रखंड हैं, जिसमें सबसे नया प्रखंड लातेहार का सेरयू है। पहले ये 210 थे, फिर 4345 ग्राम पंचायतें हैं और सबसे नीचे 32,746 गांव हैं। और अगर हम उन 5 प्रमंडलों को तोड़कर देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा 7 जिले हैं। फिर संथाल परगना में 6, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5, पलामू में 3 और कोलान प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। और कोल्हान राज्य का सबसे नवीनतम प्रमंडल है। यहाँ जिलों के निर्माण की टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो प्रशासनिक पिरामिड आपने बताया, ये स्थिर नहीं है। सही कहा, ये किसी बढ़ते हुए फैमिली ट्री जैसा है। उसकी शाखाएं लगातार फैल रही हैं। 2001 में ही 4 नए जिले बना दिए गए थे। पलामू से अलग होकर लेतेहार बना, दुमका से जमतारा बना, हाँ, और गुमला से सिमदेगा और पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावां। फिर 6 साल का गैप रहा और 2007 में 2 और नए जिले अस्तित्व में आए, रांची से अलग होकर खुंटी और हजारीबाग से रामगढ़। अब मेरा यहाँ एक सीधा सा सवाल है आपसे। पूछिए। 18 से 24 जिले, 210 से बढ़कर 264 प्रखंड, अनुमंडलों की बढ़ती संख्या, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ियों, बाबूशाही और ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाने का तरीका नहीं है? इतने सारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनाने की असली जरूरत क्या थी? बाहर से देखने पर यह जरूर ब्यूरोक्रेसी या लाल फिटाशाही का विस्तार लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसे एक वाईफाई मैश नेटवर्क की तरह समझिए। हाँ, वाईफाई मैश नेटवर्क। अच्छा। हाँ, अगर आपका घर बहुत बड़ा है और दीवारें मोटी हैं, तो एक सिंगल राउटर से हर कमरे में इंटरनेट नहीं पहुंच सकता। आपको बीच बीच में नए नोड्स या राउटर लगाने पड़ते हैं ताकि सिग्नल बिना टूटे आखिरी कोने तक पहुंचे। वाह। झारखंड का भूगोल उन मोटी दीवारों की तरह है। दुर्गम पहाड़, घने जंगल और नदियों से कटे हुए इलाके। अगर एक जिले का मुख्यालय 100 किलोमीटर दूर होगा तो एक आम ग्रामीण के लिए
सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना या किसी योजना का लाभ लेना, है ना? एग्जैक्टली एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। इसलिए 2001 और 2007 में जो नए जिले बने या जो नया कोल्हान प्रमंडल बना, वो शासन के उस सिग्नल को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगाए गए नए राउटर हैं। मतलब प्रशासन की इकाइयां जितनी छोटी होंगी, गुड गवर्नेंस की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये केवल सुविधा नहीं, सुशासन की अनिवार्यता है। वाईफाई राउटर वाली ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है यहाँ। शासन को लोगों तक पहुंचना ही होगा, खासकर तब जब यहाँ की जनसंख्या इतनी विविध और जटिल हो। और यहीं से हम इस डीप डाइव के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं, यहाँ का जनजातीय हृदय स्थल और डेमोग्राफिक्स। ये बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सेक्शन है एग्जाम्स के लिए भी। राज्य में कुल 33 अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी हैं। हाल ही में पुराण समुदाय को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अपडेट है। हाँ, पुराण के शामिल होने के बाद ये संख्या 33 हुई है। इसके अलावा 8 आदिम जनजातियां हैं जिन्हें हम पीवीटीजीज कहते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आम एसटी और इन 8 पीवीटीजीज में क्या फर्क है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। पीवीटीजी यानी क्या? पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए, ये वे समूह है जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या फिर घट रही है, जो आज भी कृषि के बहुत पुराने या आदिम तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और जहां साक्षरता दर बेहद कम है। बिल्कुल, इसलिए इन्हें संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये 8 पीवीटीजीज हैं कौन कौन? आसुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, साबर, परहिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। और अगर हम कुल जनजातीय जनसंख्या के क्रम को देखें तो संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद ओरांव, फिर मुंडा और फिर हो जनजाति का स्थान आता है। सही कहा। लेकिन यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब हम इन आंकड़ों को जिलों के मैप पर देखते हैं। हाँ, वहां तो एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। राज्य में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या रांची जिले में है और सबसे कम कोरडमा में। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत खूंटी में है, पूरे 73.25%। और वही कोरडमा में देखिए, वहां ये प्रतिशत मात्र 0.9 है। जरा सोचिए, एक ही राज्य के 2 जिले, एक में लगभग 74% जनजातीय आबादी और दूसरे में 1% से भी कम। एक पॉलिसी मेकर इस तरह के भारी डेमोग्राफिक एक्सट्रीम्स को कैसे बैलेंस करता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो समझ आएगा कि यही कारण है कि वन साइज फिट्स ऑल यानी एक ही पॉलिसी सब पर थोपने वाली अप्रोच यहाँ काम नहीं करती। मतलब दोनों के लिए अलग-अलग मास्टर प्लान बनेगा? हाँ, खूंटी जैसे जिले के लिए जहाँ इतनी बड़ी आबादी जनजातीय है, वहाँ पैसा कानून जैसी नीतियों की जरूरत है। पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जो ग्राम सभाओं को ताकत देता है। एग्जैक्टली उन्हें ये अधिकार देता है कि वे अपने जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसले खुद लें, ना कि रांची में बैठे किसी बाबू के आदेश का इंतजार करें। वहाँ फोकस इन 8 पीवीटीजीज के संरक्षण और ट्राइबल राइट्स पर होना चाहिए। और कोडरमा के लिए? उसके ठीक उलट कोडरमा में जहाँ जनजातीय आबादी ना के बराबर है, वहाँ नीतियाँ पूरी तरह से अलग होंगी। वहाँ ध्यान खनन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन डेवलपमेंट पर केंद्रित करना होगा। नीतियाँ कागजों पर नहीं, बल्कि उस जिले के डेमोग्राफिक डीएनए के आधार पर बननी चाहिए। नीतियां डीएनए के आधार पर बनी चाहिए, ये बहुत ही डीप थॉट है। अब जब हम नीतियों और उन्हें बनाने वालों की बात कर रहे हैं, तो चलिए राज्य के पॉलिटिकल डैशबोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसे सुपरलेटिव्स निकलते हैं जो सीधे एमसीक्यूज बनकर आते एग्जाम्स में। वही तो। अगर हम अभी की बात करें तो राज्यपाल संतोष गंगवार हैं, जो राज्य के 11वें राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिनका ये 14वां कार्यकाल है, और व्यक्ति के रूप में भी 7वें मुख्यमंत्री हैं। ये नंबर गेम बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। हाँ, और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महातो हैं। राज्य की विधायिका एक सदनीय है, जिसमें विधानसभा की 81 सीटें हैं। फिर लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 1 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए और 8 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व 6 सीटों से होता है। बिल्कुल।
न्यायपालिका में रांची स्थित उच्च न्यायालय देश का 21वां हाईकोर्ट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस MS रामचंद्रन राव, जो इस पद पर 16वें व्यक्ति हैं। अब आते हैं राज्य की भौगोलिक चरम सीमाओं पर, और मैं तो कहूंगा कि पश्चिमी सिंहभूम जैसे पूरे झारखंड का बिग बॉस है। बिग बॉस वो कैसे? देखिए ना, क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है, 7,224 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल भी इसी जिले में है। और यही नहीं, ये राज्य का सबसे बड़ा सांसदीय क्षेत्र भी है। सब कुछ सबसे बड़ा। हाँ, ये एकदम सॉलिड फैक्ट है। और इसके ऑपोजिट एंड पर कौन है? इसके एकदम ऑपोजिट है रामगढ़, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, और चतरा, जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, जिसमें अच्छे छात्र फंस जाते हैं। वन क्षेत्रफल और 1% वाला ट्रैप ना? एग्जैक्टली। वनों के मामले में सबसे ज्यादा एरिया यानी क्षेत्रफल तो पश्चिमी सिंहभूम में है, लेकिन अगर सवाल सबसे ज्यादा परसेंटेज का हो तो वो लातेहार है, जहां कुल क्षेत्रफल का 56% हिस्सा जंगलों से ढका है। सही। और मिनिमम फॉरेस्ट, चाहे वो एरिया हो या परसेंटेज, दोनों के मामले में जामतारा सबसे नीचे है। मात्र 5.85% वन है वहां। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल पीक है सम्मेद शिखर, जिसे हम पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। इसे हमेशा दोनों यूनिट्स में याद रखना चाहिए। हाँ, अब इन फैक्ट्स के समानांतर हमें राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तौलना होगा। देखिए, राज्य की प्रथम राजभाषा हिंदी है, लेकिन इसके साथ 16 द्वितीय राजभाषाएं हैं, जिसमें उर्दू, संथाली वगैरह शामिल हैं। ये कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाता है। बिल्कुल। इंफ्रा की बात करें तो जमशेदपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, और राज्य में 3 महानगर हैं, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। कनेक्टिविटी के लिए 3500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे और 1232 किलोमीटर स्टेट हाईवे का जाल बिछा है। और झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। लेकिन इस प्रोग्रेस के पीछे एक दूसरी कहानी भी है, जो थोड़ी परेशान करने वाली है। वही तो मैं आने वाला था। एक तरह से बहुत बड़ा विरोधाभास है। 2000 में गठन के बाद से अब तक राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 19 जनवरी 2009 को लगा था, और 2021 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में इस राज्य का स्थान देश में 33वां था। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत कुछ कहते हैं। अब मेरा सीधा सा सवाल ये है कि एक तरफ हमारे पास 3500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन रहे हैं, 3 महानगर हैं, खनिजों का अंबार है, और दूसरी तरफ लातेहार जैसा जिला है जहां 56% जंगल हैं, लेकिन HDI में हम 33वें नंबर पर हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और जंगलों के संरक्षण के बीच हमेशा एक टकराव होता है? ये एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन सबसे जरूरी सवाल उठाता है। दरअसल ये बुनियादी ढांचे और जंगलों के बीच का टकराव उतना नहीं है जितना ये एक नीतिगत विफलता और जिसे हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्स कर्स या संसाधनों का अभिशाप कहते हैं, उसका उदाहरण है। रिसोर्स कर्स मतलब अमीरी ही गरीबी का कारण बन गई? एक तरह से हाँ। राज्य के पास अपार संपदा है, लेकिन HDI में 33वां स्थान चीख चीख कर बता रहा है कि उन खनिजों और उद्योगों से पैदा होने वाली वेल्थ का फायदा समाज के निचले तबके, खासकर उन 33 जनजातीय समूहों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगना ये दर्शाता है कि राजनीतिक अस्थिरता ने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स को लगातार रोका है। जब सरकारें स्थिर नहीं होती तो फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर न होकर शॉर्ट टर्म फायदों पर चला जाता है। ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। असली चैलेंज ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल बनाएं जहां हाईवेज तो बने लेकिन वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को डिस्ट्रॉय ना करें, खदानें चलें लेकिन उनका ऑपरेशन ग्राम सभाओं की सहमति से पैसा कानून के दायरे में हो। विकास और विनाश के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है, और दुर्भाग्य से अस्थिरता के कारण वो रेखा बार बार धुंधली हुई है। तो कुल मिलाकर बात आकर टिकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पर। आज की इस बेहद गहन और डीप डिस्कशन को अगर हम समेटे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये एनालिसिस केवल एग्जाम में आने वाले PYQs का कोई कैटलॉग नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरे स्टेट के एग्जिस्टेंस की कहानी है। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये जंगल झाड़ का प्रदेश अपने गठन से लेकर आज तक एक लंबा और जटिल सफर तय कर रहा है। 18 जिलों से 24 जिलों तक का प्रशासनिक फैलाव सिर्फ पेपर पर हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि शासन को आखिरी इंसान तक पहुंचाने की कोशिश है।
खूंटी के 73% जनजातीय इलाके से लेकर कोदरमा की इंडस्ट्रीज तक और बिग बॉस पश्चिमी सिंहभूम से लेकर रामगढ़ तक, ये सारी विविधताएं मिलकर ही झारखंड का असली चरित्र गढ़ती हैं। एकदम सही समेटा आपने। और इस पूरी पिक्चर को एनालाइज करने के बाद मैं उन सभी अध्ययनकर्ताओं के लिए जो कल को इस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, क्या है वो सवाल? हमने शुरुआत में देखा था कि राज्य में 97% से अधिक ग्रामीण आबादी है, फिर भी इसकी पहचान इसके विशाल उद्योगों और खनिजों से ही होती है। तो फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स इस पर विचार करें। क्या आने वाले कल में झारखंड की असली सफलता इसके शहरों के औद्योगिकरण में छिपी है, या फिर इसे ग्रामीण और वन आधारित विकास का एक बिल्कुल नया अनूठा मॉडल पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए? क्या शानदार सवाल है। इसका जवाब किसी टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलेगा। इसका जवाब आने वाले कल के प्रशासक अपने फैसलों और पॉलिसी से देंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। झारखंड स्टडी सर्कल से जुड़े सभी छात्रों को उनके आगामी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने आपके सामने सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि पूरे राज्य को जीवंत कर दिया होगा। अपनी तैयारी ऐसे ही पूरी लगन के साथ करते रहिए, हर पॉइंट के पीछे का लॉजिक खोजते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।